तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। देखो इसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था, उसका इंट्रो पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन, उसका एक इक्वेशन पढ़ा था, उसको हमने डेरिवेट करके भी दिखाया था कहाँ से वो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आई है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने पढ़ी। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, यानी कि रजिस्टर वाला हमने एसी सर्किट पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आई आर एम एस और आई जीरो के बीच में क्या रिलेशन था, यानी कि करंट के रूट में स्क्वायर वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस। आज हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस। मतलब हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस लगाएंगे एसी सर्किट में और उसके बिहेवियर को पढ़ेंगे। देखो हमने एक्चुअल में जो भी हमारे पास एसी सर्किट है इसमें हम कर क्या रहे हैं, जितने भी अभी तक हमने सर्किट पढ़े, दो ही सर्किट पढ़े हमने। तुम्हारे सिलेबस में केवल 4 ही सर्किट हैं। देखो एक तो तुम्हारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, दूसरा सर्किट जो है वो इंडक्टेंस वाला है, और थर्ड सर्किट वो है वो कैपेसिटेंस वाला, जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास जो फोर्थ सर्किट है वो एलसीआर सर्किट है, जिसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों चीजें एक साथ आ जाती है। तो ये तीनों टॉपिक हमें क्या करने, तीनों जो 4 सर्किट है तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग करंट के, एक एक करके पढ़ने। तो पहला सर्किट हो चुका है जिसमें रेजिस्टेंस था, और दूसरा सर्किट भी हो चुका है जिसमें इंडक्टेंस था। हमारे पास था क्या इन डेरिवेशन में, इन डेरिवेशन में हमने क्या था, हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन गिवन दी थी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जो एसी वोल्टेज का इक्वेशन है। और उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हमने क्या करा था, करंट की इक्वेशन को ड्रॉ किया था, या करंट की इक्वेशन को डेरिवेट किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। आज का टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस। तो कंसीडर एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। हमारे पास एक एसी सर्किट है जिसमें हमने क्या कर रखा है, एक वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अक्रॉस कैपेसिटेंस, अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच हमने जो यहाँ पे पोटेंशियल लगाया है, या फिर जो हमने वोल्टेज लगाई है वो लगाई है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यानी कि एसी वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो पढ़ते हैं फिर से। कंसीडर एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली इन विच एसी वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड द करंट एट एनी इंस्टेंट। अगर मैं बात करूं कि किसी इंस्टेंट पे करंट निकालने की मैं बात करूं कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, तो अगर आपको याद होगा, जब हम इंस्टेंट करंट या इंस्टेंट वैल्यू निकालते हैं किसी भी फिजिकल कांस्टेंट की, तो हम क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। अगर आपको याद होगा तो एक्चुअल में जो आपके पास करंट का जो इक्वेशन था, जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और हमने वहाँ पे इंस्टेंट करंट की भी बात की थी। तो इंस्टेंट करंट को हम आई से नोट करते हैं, और ये होता है डी क्यू बाई डी टी। अब बात आ गई इस चार्ज की, कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, उस चार्ज को हम यहाँ पे पहले पुट करेंगे, और हमारे पास क्या होगा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हुए जाएंगे और हमारे पास करंट की इक्वेशन बन के आएगी। तो आप अच्छे जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। C क्या है, C इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई यहाँ पे, है ना, ये क्या हो गई कैपेसिटेंस। और हमारे पास जो दूसरी चीज है ये V तो आप जानते हैं कि ये AC वोल्टेज है यहाँ पे, तो AC वोल्टेज ये यहाँ पे V होगी। अब हमें क्या करना है, इस Q की जगह यहाँ पे CV पुट करना है। तो आपके पास I का इक्वेशन जो बनेगा, जो करंट बनेगा इस कैपेसिटर वाली सर्किट से जाने वाला, वो बनेगा I इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q की जगह आप रख देंगे C इंटू V। अब अगर आपको अच्छे से पता है तो C जो है वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि वो कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस हमेशा किसी भी कंडक्टर के लिए किसी कैपेसिटर का क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन बनी वो बनी I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अब आप क्या करेंगे, V का जो इक्वेशन है ना, एक्चुअल इक्वेशन, उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे V की जगह। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा I इक्वल टू सी डी बाई डी टी ऑफ V, और V की जगह आपको लिखना है V0 साइन ओमेगा टी। इस तरीके से V का इक्वेशन आप हमें पुट कर देंगे। अब जो C है ये तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। और V0 आपको पता है पीक वैल्यू है वोल्टेज की, और पीक वैल्यू वोल्टेज की ये भी कॉन्स्टेंट होती है। और इसकी अगर आपको वैल्यू याद होगी, मैं बार बार जब भी ये V0 या I0 की टर्म आया होगा, पीक वैल्यू आई होगी, तो मैंने आपको हमेशा वहाँ पे लिख के दिखाया होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NAB ओमेगा। और सारी चीजें आप अच्छे जानते हैं, N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल, है ना, A एरिया ऑफ कॉयल, B मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉयल या मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कॉयल, और ओमेगा जो है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा को हम एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से मैंने बोला V0 भी आपको बाहर लेना है, तो आपके पास जो बचेगा ना डिफरेंशिएशन टर्म के अंदर, वो बचेगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू कुछ इस तरीके की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, इस साइन ओमेगा टी के यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, तो ठीक है, हम साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, डी बाई डी एक्स। अगर आप कहीं पे साइन एक्स करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले ही बताया है, कॉस एक्स करके निकल के आएगा, है ना। जब हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा होगा वहाँ कुछ डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताए थे, तो वो डिफरेंशिएशन भी आपको याद रखना है। देखो मैथ वालों के लिए तो ईजी हो जाती है ये चीज़ें, क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मैथ में पढ़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए ये थोड़ा यूनिक है बायोलॉजी वालों के लिए, जो बायोलॉजी जिनकी होती है उनके लिए थोड़ा यूनिक हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डी बाई डी जो साइन थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा के बराबर होता है।
तो आप यहाँ पे साइन थीटा का जब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपके पास जो इस तरीके का टर्म आएगा सी वी जीरो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का हो जाएगा आपके पास कॉस ओमेगा टी। लेकिन देखो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो कॉस एक्स आया ना, लेकिन यहाँ पे जो है देखो हम डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अगर हम करते तो कॉस टी आता, लेकिन ये साइन टी ना होकर क्या है, साइन ओमेगा टी है। तो आपको याद रखना है एक चेन रूल भी होता है डिफरेंशिएशन में, उसमें क्या करते हैं हम, वो क्वांटिटी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो अगर यहाँ पे टी होता, देखो ध्यान से सुनो चेन रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, अगर यहाँ पे सिंगल टी होता तो हम इसको डी बाई डी टी ऑफ साइन टी कॉस टी करके छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, टी के साथ एक और फंक्शन है, जब भी टी ना होके यानी कि ओरिजिनल फंक्शन ना होके उस फंक्शन का कुछ पार्ट हो, यानी कि उस फंक्शन को कुछ कंबाइन करके बनाया हो, कॉम्बिनेशन हो उस फंक्शन का, जैसे यहाँ पे कर रखा टी के साथ ओमेगा भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस केस में हमेशा हम चेन रूल का अप्लाई करते हैं और हम क्या करेंगे, उस ओमेगा टी का दोबारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देंगे। और ओमेगा आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जब आप रोटेशन मोशन की बात करते हैं तो ओमेगा वाला जो टर्म होता है ना वो कांस्टेंट होता है हमेशा, तो ओमेगा को आप बाहर ले लेंगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ गया किसके साथ, इस सी वी जीरो तो पहले से बाहर था, अब ओमेगा भी इस डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आएगा तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा, तो ओमेगा सी वी जीरो। आपके पास जो कॉस ओमेगा टी है इसको ऐसे लिख दो, कॉस ओमेगा टी। अब आपके पास क्या क्या बचा है, डिफरेंशिएशन साइन में केवल डी बाई डी टी ऑफ टी बचा है, यानी कि ओमेगा तो बाहर आ गया यहाँ, तो एक बार टी बचा है, तो सिंपल सी बात है, देखो ये भी डी टी दिख रहा है, ये भी डी टी दिख रहा, या फिर ऐसे समझ लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर आप करेंगे तो आपको 1 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे वही है डी बाई डी टी ऑफ टी अगर आप करेंगे आपको 1 देखने को मिलेगा। आई इक्वल टू आपके पास जो इक्वेशन बन के आई वाई ओमेगा सी वी जीरो और कॉस ओमेगा टी, इस तरीके की आपके पास करंट की इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अब इस करंट की इक्वेशन को हम एडजस्ट करेंगे और इसको साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा यहाँ पे वोल्टेज और जो करंट है उसके बीच में कैसा रिलेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो हम करंट का इक्वेशन तो ड्रॉ कर चुके हैं ना, हमारे पास करंट का इक्वेशन क्या आया था, ओमेगा वी नॉट और सी और कॉस ओमेगा टी इस तरीके से आया था, लेकिन एक्चुअल में जो एसी करंट का इक्वेशन होता है अगर आपको पता होगा तो वो होता है आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन हमने निकाला है ये वाला, इस इक्वेशन को हमें साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखना है, तो इसको साइन ओमेगा टी के टर्म में क्या करते हैं, लिखने की कोशिश हम करते हैं। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा वी नॉट और ये सी भी ऐसे ही रहेगा। अब ये जो आपके पास कॉस ओमेगा टी है इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो, मैं आपको क्या लिख के दिखाता हूं, साइन क्या हो जाएगा 90 प्लस ओमेगा टी, आप करके देख लो आपके पास कॉस ओमेगा टी आएगा। अगर आप देखो ये मैंने क्या करा है, इस कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख दिया, और साइन 90 प्लस ओमेगा टी अगर आप करते हैं तो दोबारा कॉस ओमेगा टी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, अभी देखो यहाँ पे मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री समझनी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे उनको तो समझ में आएगा नहीं कि मैंने कॉस ओमेगा टी से साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख कैसे दिया। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, आपको अच्छे से पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऑल रेशियो जितने हैं 6 के 6 ऑल रेशियो यहाँ पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वाड्रेंट पे अगर आप आते हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में ना साइन थीटा और कॉसेक थीटा, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होंगे यहाँ। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं 4 के 4 बचे हुए वो यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं वो यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव और यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव। अब आपको कुछ चीज और ध्यान रखनी है, देखो फिलहाल तो मैंने आपको इतना ही बताया ना, अभी आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि देखो ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर को जाएंगे ना ये एंगल बढ़ेंगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 90 पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पे 180 पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पे 270 पहुंच के फिर यहाँ पे दोबारा 360। देखो ऐसे करके अगर आप गोल गोल घूमते हैं है ना, अगर आप इनिशियली यहाँ पे और यहाँ से लेके ऐसे जा रहे हैं और ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, आपको बचा पता भी है एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है टोटल वो 360 का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 से 180 के डिग्री के बीच में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो आपको दिख रहा है ये 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में आ जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जहां cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव है, यहाँ 270 से 360 डिग्री तक आता है। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं, एक 90 डिग्री और एक 270 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री मतलब ये वाली लाइन, ये वर्टिकल लाइन प्लस वाई एक्सिस, और 270 डिग्री का मतलब हो गया माइनस वाई एक्सिस।
या 90 डिग्री को आपको याद रखना है ऐसे π/2 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो आप 270 को 3π/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आसानी से ये निकल के आ जाएगा कि 90 को π/2 लिखते हैं और 270 को 3π/2 लिखते हैं, क्योंकि पाई बराबर जो होता है ना, मैंने आपको पहले बताया पाई इक्वल होता है 1 रेडियन के, और 1 रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो याद रखना आपको, जैसे 90 और 3π/2 यानी कि 270 वाला टर्म आता है ना कहीं पे, तो वहां पे फंक्शन क्या होता है, इंटरचेंज करते हैं आपस में। कैसे इंटरचेंज करते हैं, आपको 10th की कुछ बातें याद दिलाता हूं। वहां पे आपने पढ़ा था 10th में साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, तो कॉस थीटा आता है, ठीक। और अगर आप करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा तो वो साइन थीटा आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप 1090 माइनस थीटा करते हैं तो आपके पास कॉट थीटा आता है, और कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे सिमिलरली कॉट क्या होगा, टेन में चेंज होगा। जैसे साइन कॉस में चेंज हुआ, ठीक है ना, और कॉस साइन में चेंज हुआ, इसी तरीके से टेन कॉट में और कॉट टेन में। और सेक जो होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक चेंज हो जाएगा आपका कॉस सेक में, और कॉस सेक किस में चेंज होगा, सेक में। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कॉस सेक थीटा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया ना। अब 90 माइनस का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझने हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको बताता हूँ, जनरली बायोलॉजी वाले के लिए बता रहा हूँ, जो उनको समझ में आ जाएगी ऐसा हुआ क्यों यहाँ पे, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है, देखो कि 90 से आपको क्या करना है, एंगल को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 90 वाली लाइन है ना, जैसे ही आप 90 से माइनस करेंगे ना, देखो दोबारा बनाता हूँ इस क्वाड्रेंट को, मैं ऐसे बनाया मैंने, ये पूरी लाइन खींची, देखो ये 90 वाली लाइन है। 90 से जैसे आप माइनस करेंगे ना, इस क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे, ठीक। 90 से अगर आप प्लस करते हैं तो आप इस क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना। 90 जैसे आप माइनस करेंगे तो आप क्या होंगे, राइट साइड जाते चले जाएंगे, यानी कि इस हाथ की तरफ जिससे मैं पेन लिख रहा हूँ, ठीक है, जो जिस हाथ में मेरा पेन है। तो देखो यहाँ पे राइट साइड आएंगे तो इस तरफ, 90 से माइनस करेंगे तो इस तरफ, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक एंगल यहाँ आ रहे हैं, 0 से 90 तक एंगल यहाँ होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 से 180 होता है। इस वाले क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 180 से 270 डिग्री के बीच होता है, और जो ये लास्ट वाला क्वाड्रेंट होता है इसका जो एंगल बनता है 270 से 360 डिग्री के बीच में बनता है। 90 से माइनस कर रहे हैं मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, और जब इस वाले क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो आपको मैंने बताया यहाँ वाले क्वाड्रेंट में सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कहने का मतलब क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो होगा। याद रखना है जब भी 90 और 270 का टर्म आएगा तो फंक्शन इंटरचेंज करते हैं। 270 पे भी ऐसे ही इंटरचेंज करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख रहे हैं ना, अगर आप क्या करें, साइन 270 माइनस थीटा कर दे, मान लो क्या कर दे 270 माइनस थीटा, तो आपको वो भी कॉस थीटा मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये साइन जो होता है हम 270 माइनस कर रहे हैं, 270 माइनस का मतलब हम इस वाले में आ गए, इस वाले क्वाड्रेंट में। देखो ध्यान से, तो 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है, हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या ध्यान देना है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो यहाँ है ही नहीं साइन, तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो इस तरीके से साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख के दिखाया, साइन 90 प्लस थीटा लिख के दिखाया। साइन 90 प्लस थीटा π/2 90 होता है, मैंने पहले बता दिया। अब साइन 90 प्लस थीटा आप यहाँ से खुद से करके देख लो इस वाले क्वाड्रेंट में। देखो 90 प्लस का मतलब क्या है, आप इस वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, साइन 90 प्लस थीटा करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला आपको, साइन 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं ना। साइन 90 प्लस थीटा मतलब हम इस वाले क्वाड्रेंट में एंटर करके 90 से प्लस करते ही, तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखो पॉजिटिव। तो साइन चेंज तो होगा किसमें, कॉस थीटा में, इंटरचेंज तो हो जाएगा साइन कॉस थीटा में। क्यों हुआ चेंज, क्योंकि यहाँ पे 90 का आया। 90 और 270 के टर्म अगर आते हैं तो वहां पे फंक्शन इंटरचेंज करते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, इसी तरीके से टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉस सेक में, कॉस सेक में। इस चीज का ध्यान रखना है। अब साइन 90 प्लस थीटा बोला हमने, 90 से प्लस करा हमने, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सीधी सी बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो जो साइन इंटरचेंज कॉस में तो हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइन के चांस इंटरचेंज होगा। तो इसका मतलब हम कॉस थीटा की जगह हम साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही करा, कॉस थीटा की जगह मैंने क्या लिख के दिखाया आपको, साइन 90 प्लस थीटा लिख के दिखा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको इसके लिए इतनी बड़ी कहानी समझाई, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आपको केस समझाया। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको चार चीजें, जो भी चीजें बताई वो चीजें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारी चीजें, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव। और उस तरीके से मैंने आपको ये वाला जो फॉर्मूला है कैसे ये निकला, इसको भी आपको मैंने दिखा दिया। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि 90 और 270 में जो फंक्शन होते हैं वो आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने करंट का इक्वेशन आपको ड्रॉ करके दिखाया, जो एक्चुअल में क्या बन गया, देखो I इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट और साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को जब आप ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना, तो लिखो सीधा सीधा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से इसे कंपेयर करनी है। और जैसे इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास I0 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी ओमेगा सी V0। आपके पास क्या बचा है इस इक्वेशन का, V0 अपॉन I0 बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो मैंने क्या बोला आपको, V अपॉन I बराबर R होता है, तो V0 अपॉन I0 भी R ही होगा।
रेजिस्टेंस होगा। लेकिन कौन से सर्किट का रेजिस्टेंस है ये? ऐसे सर्किट का रेजिस्टेंस है जिस सर्किट में हमने कैपेसिटेंस जोड़ी है, यानी कि कैपेसिटर हमने जोड़ी। और याद रखना है, जैसे हमने इंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था ना, इंडक्टेंस वाले टॉपिक में भी ऐसे ही कुछ आया था, V0 अपॉन I0 बराबर ओमेगा L करके आया था वहां पे। तो मैंने बोला था वो ऐसे सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसमें इंडक्टेंस कॉइल जुड़ी है, और उसको हम रेजिस्टेंस ना कह के हमने वहां पे कुछ और नाम दिया था जिसको बोला था हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से आप यहाँ पे V0 अपॉन I0 जो आया है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? आप इसे जेड से रिप्रेजेंट कर ले। जेड से नहीं करके इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी, XC से, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात है, XC से रिप्रेजेंट करते हैं, और XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर। वेयर मैंने आपको बता दिया कि जो आपको ये 1 अपॉन ओमेगा C आया, या फिर V अपॉन I0 को आपने इससे कंपेयर करा, V अपॉन I इक्वल टू R से, तो रेजिस्टेंस निकली सर्किट की। और इसको सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं कहते हम, इसको हम सर्किट की कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये चीज, ये कैपेसिटिव क्या हो गया? रिएक्टेंस हो गया। और एक्चुअल में क्या है? ये एक क्या है? रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि इसका यूनिट भी जो होता है, XC का जो यूनिट होगा वो आपको ओम ही देखने को मिलेगा। ये होता रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ऐसे सर्किट का रेजिस्टेंस है, ऐसे AC सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसमें केवल कैपेसिटर जुड़ी हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और इसको हम रेजिस्टेंस ना करके कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। जिस तरीके से हमने इंडक्टेंस कॉइल वाले में पढ़ा था कि वहां पे हम क्या कहते हैं, जो XL आया था उसको हमने रेजिस्टेंस नहीं कहा, उसको हमने क्या बोला था? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था। ठीक इसी तरीके से आपको कैपेसिटर वाले जो टॉपिक में इसको रेजिस्टेंस ना कह के कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहना है, और एक्चुअली में जो यह है, ये कैपेसिटर वाले सर्किट का क्या है? रेजिस्टेंस ही है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन में, वापस आते हैं, I इक्वल टू ओमेगा C। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर लो ना, ये तो मेन इक्वेशन आपकी करंट की बन गई, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करो। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन जो बनी ना आपकी, बनी I इक्वल टू ओमेगा C V0 साइन π/2 प्लस थीटा। देखो यानी कि 90 से प्लस कर दिया। करंट की इक्वेशन में क्या आया? 90 प्लस। इसका मतलब सीधा सीधा आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर क्या लिखोगे? करंट, AC करंट, यहाँ पे लिखोगे AC करंट। AC करंट मतलब I है ना, AC करंट ब्रैकेट में लिख दो I लीड्स बाय वोल्टेज, लीड्स बाय वोल्टेज। ये वोल्टेज से क्या है? आगे है। AC करंट क्या है? यहाँ पे देखो AC करंट की जो इक्वेशन है उसमें आ रहा है π/2 प्लस, यानी कि AC करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चल रही है। कितना आगे चल रही है? AC करंट लीड्स बाय वोल्टेज π/2 फेज एंगल। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC करंट जो है वहां पे लीड कर रही है, किससे लीड कर रही है? वोल्टेज से। कितना एंगल लीड कर रही है? π/2 फेज एंगल लीड कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है? AC करंट जो होगी वो वोल्टेज से π/2 एंगल पहले, 90 डिग्री एंगल पहले क्या करेगी? अपनी पीक वैल्यू को क्या करेगी? अचीव करेगी। जैसे हमने पहले, इससे पहले इंडक्टेंस कॉइल पढ़ी थी, वहां पे क्या आया था? वहां पे जो थी वोल्टेज करंट से क्या आगे थी? आगे आगे थी, यानी कि वोल्टेज करंट से फॉरवर्ड थी, और वो भी 90 डिग्री फॉरवर्ड थी। और वहां पे ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, वहां पे ऐसे ही लिखा था मैंने कि वोल्टेज इज फॉरवर्डेड बाय करंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि AC करंट इज फॉरवर्ड बाय AC वोल्टेज बाय π/2 फेज एंगल, या फिर ऐसे लिख दो AC करंट लीड्स बाय वोल्टेज π/2 फेज एंगल, यानी कि AC करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 एंगल जो है आगे चल रही है। तो ये थी कैपेसिटर वाले क्या सर्किट की बात, जब AC सर्किट में आप कैपेसिटर जोड़ देंगे। इस तरीके का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। वोल्टेज आपने अप्लाई करी, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, वहां से आपने करंट की इक्वेशन निकाली। करंट की इक्वेशन की मदद से आपने यहाँ पे इस सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको हमने रेजिस्टेंस ना बोल के कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला, वो भी कैलकुलेट कर दिया। और यहाँ पे हमने ये भी देखा, जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 एंगल क्या होती है? आगे को चलती है, यानी कि वोल्टेज जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या करेगी? π/2 एंगल पहले अपनी पीक वैल्यू को अचीव करेगी। और इस तरीके से आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये मैंने आपको डायग्राम बनाया, इस तरफ मैंने क्या बोला आपको? करंट ले लो, वोल्टेज भी ले लो, इस तरफ ले लो टाइम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वोल्टेज बनाने की। तो वोल्टेज बनाते हैं, तो वोल्टेज इस तरीके का आएगा। वोल्टेज का ग्राफ मैंने बना दिया, देखो ये डार्क लाइन से वोल्टेज का ग्राफ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वोल्टेज का ग्राफ है। और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये डॉट डॉट डॉट, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब देखो करंट जो है वो क्या है? वोल्टेज से आगे है ना, तो करंट जो है ना अपनी पीक वैल्यू पहले अचीव कर लेगा। इस तरीके से करंट, देखो वहां पे करंट का ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे करंट का ग्राफ इस तरीके से शुरू होके थोड़ा सा और नीचे जाएगा, हाँ, और इस तरीके से ये करंट का ग्राफ जो होगा चलता चला जाएगा। ठीक है, तो AC करंट की पीक वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। देखो देखो ये AC करंट की पीक वैल्यू I0। ठीक है, यहाँ पे AC करंट अपनी पीक वैल्यू ले रहा है। AC करंट जो अपनी पीक वैल्यू 90 डिग्री एंगल पहले ही ले लेता है, और ये वोल्टेज जो है वो ओरिजिन से शुरू होता है, उसकी पीक वैल्यू 90 डिग्री एंगल बात आती है, इसलिए AC करंट को हमने ऊपर दिखाया और यहाँ पे वोल्टेज को नीचे दिखाया। तो ध्यान रखना AC करंट यहाँ पे क्या है? फॉरवर्ड होता है। या फिर आप इसको थोड़ा सा एक फेजर डायग्राम को एक अलग तरीके से और बना सकते हैं। देखो ये तो आपको करंट और वोल्टेज का ग्राफ देखने को मिलेगा ना, वोल्टेज का ग्राफ आपको ये वाला बनाना है, करंट का ग्राफ आपको ये वाला बनाना है, ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर जुड़ी हो। एक डायग्राम आपको यहाँ पे और बनाना है इसी के साथ, ठीक है, उस डायग्राम को भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
क्या करंट आगे ना, करंट फॉरवर्ड है, यहाँ पे सीधी सी बात है, करंट की इक्वेशन में π/2 से प्लस आया, यानी कि करंट लीड कर रही है किसको, वोल्टेज को π/2 एंगल से। कहने का मतलब क्या है, करंट को आप इस तरीके से इस तरफ बना सकते हैं। एक और डायग्राम बनाना है, यहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये करंट इस तरफ बनाओ और वोल्टेज को इस तरफ आप बना दो, तो इस तरीके से ये डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि वोल्टेज क्या होगी, देखो बैकवर्ड हो गई, और करंट क्या हो गई यहाँ पे ऐसे फॉरवर्ड हो गई, ठीक है। या फिर इस डायग्राम देखो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। या फिर इस तरीके से बना सकते हो, देखो करंट को आपने फॉरवर्ड बना दिया और वोल्टेज को आपने इस तरह बना दिया, ये आई हो गया, ये वोल्टेज हो गया, और बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का। ये बोलो चाहे ये बोलो, बात आपकी एक ही है। यहाँ पे वोल्टेज नीचे हो गई, यहाँ पे करंट ऊपर हो गई, बात तो एक ही है। कुल मिलाकर क्या है, करंट यहाँ पे क्या है, लीड कर रही है वोल्टेज को 90 डिग्री फेज एंगल से। यहाँ पे भी बात वही है, दोनों फिगर क्या है, एक जैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दोनों फिगर में एक ही बात है, क्योंकि करंट क्या है, इन दोनों फिगर में फॉरवर्ड है। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाने के साथ साथ ये वाला डायग्राम या फिर ये वाला डायग्राम भी आपको क्या करना है, प्लॉट करना पड़ेगा। तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, और उस कैपेसिटर में हमने क्या करा, वोल्टेज लगाई V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और हमने वहां से करंट की इक्वेशन निकाली, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा, और एक हमने क्या, देखो ये ग्राफ भी पढ़ लिया है ना। ग्राफ पढ़ने के साथ साथ हमने उसका फेजर डायग्राम भी देख लिया कि ऐसा सर्किट जिसमें एसी क्या हो, कैपेसिटर हो, जिसमें कैपेसिटर हो, वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा एसी वोल्टेज से जोड़ने के बाद। तो ये था आज का टॉपिक, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही, थैंक यू।